हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि भारत में पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनसे बाहर प्रश्न पेपर में नहीं जाएंगे। प्रयास मेरा पूरा है समझाने का। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो ठंडी होने पर जो चट्टानों का क्रम बना, इनसे प्रश्न पेपर में अक्सर आते हैं कि इनका क्रम क्या है, इनका आरोही क्रम बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। फिर उसके बाद में बनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक रूप से सबसे संपन्न चट्टानें हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे आर्थिक रूप से या पैसे वाली अगर कोई चट्टान कौन सी है तो धारवाड़ क्रम की चट्टान, चूँकि यहाँ पर सोना है, सबसे ज़्यादा लोहा भी इसी चट्टानों में पाया जाता है। फिर उसके बाद में कुडप्पा क्रम की चट्टानें। आंध्र प्रदेश में आपके कौन सा चट्टान पाई जाती है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। फिर आपकी विंध्या क्रम की चट्टानें। विंध्या क्रम की चट्टान यहाँ पाई जाती है। विंध्या क्रम की चट्टान से प्रश्न क्यों बनता है? चूंकि यहाँ पर भवन निर्मित सामग्रियाँ मिल जाती हैं हमको सरलता से। उसके बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 3 नदी घाटी स्थित है और यहाँ पर भारत का लगभग 98% कोयला यहीं अवस्थित है। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। इन्हीं तीनों पर आपका क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टान है और इन्हीं पर सारा कोयला आपका पाया जाता है। कोयला इसमें बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। कोयला आपके 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, सबसे निम्न कोटि का पीट कोयला होता है। तो यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है कोयला। भारत में कुछ मात्रा में एंथ्रेसाइट कोयला भी पाया जाता है जो कारगिल क्षेत्र में है। यहाँ पर कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके बाद में गोंडवाना के बाद में दक्कन क्रम की चट्टानें हैं। दक्कन क्रम की चट्टानें तो एक बार ऑर्डर से देख लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। आर्कियन सबसे पुरानी, धारवाड़ आर्थिक रूप से संपन्न है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश का रीजन है, विंध्य क्रम की चट्टानें भवन निर्मित सामग्रियाँ मिल जाती हैं, भवन निर्माण सामग्रियाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टानें यानी कोयला से चट्टानें समझ लीजिए इसको, फिर दक्कन का क्रम की चट्टानें। ये समय के साथ में अक्षय प्रतीत होने के साथ में ये आर्कियन से ही धारवाड़ बनी और इसे इन बनी है। ये आप जानिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक और ये आपका राजस्थान में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम पर्वतों को देख लेते हैं, पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं। तो हिमालय पर्वत को हम सबसे पहले 3 भाग में डिवाइड करते हैं। हिमालय पर्वत को 3 भाग में डिवाइड करते हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और एक और हिमालय शिवालिक हिमालय। यानी 4 भाग में हो गया: ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां अवस्थित हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी पर ही K2 अवस्थित है, गाडविन ऑस्टिन K2। गाडविन ऑस्टिन K2। अभी इसको मैं जोड़ूंगा, आगे एक प्रश्न बनाऊंगा तो इसमें हम K2 की बात करेंगे। अब उसके बाद में इन 3 श्रेणियों के बाद में 2 श्रेणियां और पड़ती हैं, पर ये ट्रांस का भाग नहीं है। वो है कौन सी? पीर पंजाल और धौलाधार। वो लघु हिमालय का भाग है, पीर पंजाल और धौलाधार। अब ट्रांस हिमालय के बाद में हम देख लेते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है ये आपका नामसा बारवा तक, फिर यहाँ से फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है और फिर ये आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होते हुए म्यांमार तक जाता है। इसी हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। फिर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर चला जाता है, बाद में यही अंडमान निकोबार के रूप में फिर से बाहर आता है। तो ये वृहद हिमालय की बात रही है। उसके बाद में लघु हिमालय। वृहद लघु से ही पेपर में प्रश्न अक्सर पूछते हैं और शिवालिक हिमालय से ये आता है कि ये गिरिपद या अवसाद के रूप में इसका निर्माण हुआ है। ये हिमालय का निर्माण इस प्रकार से हुआ कि जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत थे कि प्लेटों के पास आने से या एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे जाने से जो हिमालय है
वो फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात वलित पर्वत है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले नदियां आके अपना अवसाद गिराती थी, अवसाद के गिरने से बाद में वलन पड़ा, वलन से ये उठी और निरंतर और हिमालय के रूप में बनी और ये निरंतर उठती रहती हैं। अभी भी हिमालय का विस्तार हो रहा है। तो यहीं पर टेथी सागर था, जिसका ही आज वर्तमान स्वरूप आप हिमालय के रूप में देख रहे हैं। और हिमालय एक फोल्डेड अर्थात वलित हिमालय है, ठीक है। अब उसके बाद में लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो हम एक बार देख लेते हैं वृहद हिमालय से पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, और इसमें जो अवस्थित हैं पर्वत, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत और चोटियां यही वृहद हिमालय पर स्थित हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये ऑर्डर आता है या पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। सबसे पहले नामचा बरवा, अरुणाचल का भाग है। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल है और कामेद है। एक बार क्रम फिर से देख लेते हैं। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेद, त्रिशूल। प्रश्न ये आएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन केटू। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन केटू। ये पीओके का क्षेत्र है, ये यहाँ अवस्थित है, पीओके का क्षेत्र है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो केटू है। पर चूंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र है, इसलिए भारत में तो अभी है नहीं, आधिकारिक रूप से हमारे में तो है नहीं। तो अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे पूछा जाए तो केटू है, पर भारत में अवस्थित कंचनजंगा। एक स्थिति होती है, एक अवस्थिति होती है। अवस्थिति जो काफी दीर्घ समय तक जो चीजें बनी रहे, वो अवस्थित, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो वो कौन सी है? कंचनजंगा। तो सबसे ऊंची भारत की केटू है, और भारत में अवस्थित भारत की वो कौन सी? कंचनजंगा। ये किस में आता है? सिक्किम में। पेपर में प्रश्न आता है कि किस सिक्किम में कौन सा है ये? कंचनजंगा, ठीक है। तो वृहद हिमालय, फिर लघु और शिवालिक हिमालय आगे जब मिलती हैं तो ये टूट जाती हैं और छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में हो जाती हैं, जिसको भी हम आगे देखेंगे। अब लघु हिमालय के बाद में देख लेते हैं। लघु हिमालय को कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में अलग नाम से जानते हैं, जिसमें पेपर में प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपने मसूरी के बारे में सुना होगा, आपने पीर पंजाल के बारे में सुना होगा, महाभारत श्रेणी के बारे में सुना होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में धौलाधार। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत या नाग टिब्बा श्रेणी कहा जाता है, और लघु हिमालय को उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आपने बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, तो ये लघु हिमालय से संबंधित है। एक बार देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधार, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, नेपाल में महाभारत और नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में इसी को मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न हो गए। अब लघु हिमालय आपका खत्म हो गया, जिनसे पेपर में प्रश्न बनेंगे वृहद और लघु से आपके। इसके बाद में हम देख लेते हैं ये जो आपका हिमालय, वृहद हिमालय, जो ये इसका यहाँ पर मुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश के पास से, इसका क्रम नीचे देख लेते हैं किस प्रकार से। तो नामचा बरवा के नीचे आपका पड़ता है पटकाई बूम। पटकाई बूम के नीचे आता है नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं। उसके नीचे आपका लैमाटोल पहाड़ियाँ, लैमाटोल को ही मणिपुरी पहाड़ियाँ कहा जाता है, या मणिपुरी पहाड़ियों को लैमाटोल कहा जाता है। उसके नीचे आपका आता है लुसाई पहाड़ियाँ, फिर नीचे आता है मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, और फिर ये अराकान नुमा नाम से म्यांमार में ये जो क्षेत्र है वो म्यांमार का है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? अराकान यूमा के नाम से, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ पहाड़ियाँ और पर्वत श्रेणियों के बारे में। दक्षिण से स्टार्ट करें तो पहला प्रश्न ये आएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुड़ी है। एक प्रश्न आता है पेपर में कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुड़ी है। वो हम देखेंगे कैसे पड़ता है। सबसे पहले आपका कार्डमम हिल की पहाड़ियाँ पड़ता है। ये कार्डमम हिल की पहाड़ियाँ हैं।
कार्डमम हिल पे ही आपका इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसलिए कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ियाँ। और ये केरल के क्षेत्र के आसपास का, इसलिए केरल के क्षेत्र को मसालों का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, केरल यहाँ पर आपका ऐसे है, यहाँ से आपका तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। तो कार्डमम हिल पे ही इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। फिर आपके इसके ऊपर पड़ता है महेंद्रगिरी की पहाड़, महेंद्रगिरी पर्वत। एक प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की या भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा है, तो वो है महेंद्रगिरी। ठीक, महेंद्रगिरी ये पहाड़ियां है, ये पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत की बात की जा रही है। अब कार्डमम के ऊपर हम चलेंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां मैंने लिख दिया 2695 मीटर की है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ही एक इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है, वो कौन है, अन्नाईमुड़ी। तो एक प्रश्न ये बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, इसी के ऊपर ये जो क्षेत्र है इसको हम इस प्रकार से समझें कि ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के जो जंक्शन पॉइंट अर्थात जो मिलने का स्थान है, उसी पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर इसकी सबसे ऊंची चोटी डोंडा बेटा स्थित है। ये आप क्लियर दिख नहीं रहा होगा, आप लिख लीजिएगा डोंडा बेटा। डोंडा बेटा किस पर स्थित है, नीलगिरी। तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सबसे पहले कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। ये किसकी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। ठीक है, इसके ऊपर आप चाहेंगे तो देखेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में मैंने इससे पहले जो मेरी नदियों का जो चैप्टर था नदी तंत्र में, उसमें मैंने कहा था कि मैंने बताया था कि कावेरी का उद्गम स्थल बता देंगे। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं, यहाँ तक जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना हो जाएगा। इसी के ऊपर महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकली, महाबलेश्वर से, और ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी नदी निकली। अब इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये महाराष्ट्र में 3 पर्वत श्रेणियां हैं और ये एक ही राज्य में पड़ती हैं, इसलिए पेपर में प्रश्न आ जाता है कि क्रम बताइए कि या ये बताइए कि महाराष्ट्र की इसमें से कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं या कौन सी नहीं है। तो 3 है, सतमाला, अजंता और हरिश्चंद्र। सतमाला की पहाड़ी, अजंता और हरिश्चंद्र, ये आपकी महाराष्ट्र की है। इसके ऊपर हम चलेंगे तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा श्रेणी का ही आगे विस्तार है महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाले की पहाड़ियाँ। महादेव फिर मैकाले, ये आता है कि सतपुड़ा का है महादेव मैकाले की विंध्या का है महादेव मैकाले। तो सतपुड़ा का ही आगे विस्तार है महादेव फिर मैकाले। इसके ऊपर है विंध्या श्रेणी, विंध्या श्रेणी का ही विस्तार आगे है कैमूर की पहाड़ियाँ। विंध्या श्रेणी से प्रश्न यह आता है कि विंध्या श्रेणी ही भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती, उत्तर और दक्षिण में। तो ये मिड पॉइंट कहा जा सकता है भारत का। विंध्या श्रेणी मध्य प्रदेश के पास में पड़ता है। ठीक है, विंध्या श्रेणी में ही आपने आगे उस दिन देखा था कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ थी जहाँ पर नर्मदा नदी निकल रही थी और वो खंबात की खाड़ी में अंततः आके मिल जाती है सतपुड़ा के, और नर्मदा और यहाँ पर ताप्ती नदी थी जो विंध्या और सतपुड़ा के मध्य से होके जा रही थी। ठीक है, विंध्या श्रेणी के ऊपर हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी 3 राज्यों में स्थित है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। अरावली पर्वत श्रेणी का पेपर में प्रश्न यह आता है कि इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची, यहीं पर माउंट आबू है और यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, प्रसिद्ध है। अब एक प्रश्न ये आएगा कि आपका ऐसे बन जाएगा कि अरावली और विंध्या श्रेणी के मध्य में 2 पठार स्थित हैं। पठार पे आ गए हैं, 2 पठार स्थित हैं, मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार। अरावली और विंध्या श्रेणी के मध्य में स्थित है। इसके इधर हम आएंगे तो छोटा नागपुर का पठार ये है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है आपका। उसके नीचे आपका दंडकारण्य है, दंडकारण्य के नीचे आपका तेलंगाना का पठार आता है। तेलंगाना पठार के बाद बगल में आपका पड़ता है दक्षिण भारत का पठार, फिर नीचे कर्नाटक का पठार। तो ये पठार आपने देख लिया यहाँ पर। ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार है, उसमें दक्षिण भारत का पठार ये है। तो ये आपने प्रमुख चीज़ें
देख ली। तो एक बार इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस स्पीड में। सबसे पहले हम चट्टानों के बारे में बता देते हैं आपको। तो चट्टानें इस प्रकार से हैं कि इनके बनने का क्रम क्या है। तो सबसे पुरानी अगर कहीं जाए चट्टान कौन सी, तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान है, पैसों से आर्थिक रूप से सबसे संपन्न है, कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है। फिर कुडब्बा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विंध्या क्रम की चट्टान है, भवन निर्माण सामग्रियां स्थित हैं पाई जाती हैं। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान है, यहाँ पर और इसी पर कोयला सर्वाधिक पाया जाता है आपका किसमें, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। उसके बाद में है दक्कन ट्रैप, दक्कन क्रम की चट्टान है। इसके बाद में हमने हिमालय को चार भाग में डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को हमने 3 श्रेणियों में डिवाइड किया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पर ही गार्डविन ऑस्टिन K2 है, ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है और भारत में अवस्थित पूछी जाए तो वो कंचनजंगा है। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय के बाद में बृहद हिमालय आता है। बृहद हिमालय से पेपर प्रश्न आता है कि इसका पश्चिम से पूर्व से पश्चिम आप विस्तार बता देते हो। सबसे पहले आपका नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर आपका मकालो, फिर एवरेस्ट, फिर मनसालू, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत और फिर त्रिशूल पड़ जाता है। ये आगे फोल्ड हो जाती हैं, जो पटकाई बूम के नाम से, फिर नागा पहाड़िया फिर नाम से जाना जाता है, फिर लैमाटोल अर्थात मणिपुरी पहाड़िया, फिर लुसाई पहाड़िया, फिर मिसो पहाड़िया और ये आगे जाके म्यांमार में अराकान योमा नाम से जानी जाती है। लघु हिमालय के बारे में देख लेते हैं। कुछ राज्यों में इनके अन्य नाम है, जैसे हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधार कहते हैं, जम्मू कश्मीर इसको पीर पंजाल कहते हैं और नेपाल में इसको महाभारत या नाग तिब्बत श्रेणी कहते हैं, उत्तराखंड में इसी को मसूरी श्रेणी कहा जाता है। ये ट्रांस हिमालय का ही आगे विस्तार है। यहाँ कैलाश की पहाड़ियाँ हैं, कैलाश की पहाड़ियाँ यहाँ स्थित हैं, तिब्बत का क्षेत्र है और यहीं पर चेमा ग्युंगडुंग ग्लेशियर है, जिसके पिघलने पर 2 झीलें बनती हैं, मानसरोवर झील और आपका राकस्थाल झील। मानसरोवर झील से आपको हम बता चुके हैं कि 2 नदियां प्रमुख निकल रही थी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र अर्थात सांगपो नदी। मुख्य रूप से टेक्निकल बताएं तो सांगपो नदी निकली थी। राकस्थाल से आपकी सतलज नदी निकली थी। पुरानी वीडियो में इसको हम अच्छे से बता चुके हैं। एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपको सरलता से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में हमने दक्षिण से उत्तर के बारे में क्रम से आपको बताया कि दक्षिण में सबसे नीचे कौन सा है, कार्डमम हिल की पहाड़ियाँ, जो कि इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर महेंद्रगिरी भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सी है, महेंद्रगिरी। इसके ऊपर आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें अन्नाईमुड़ी पर्वत शिखर ये आपका दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके ऊपर आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, जो नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और इसी पर इसका सबसे ऊंचा शिखर है डोंडा बेटा। ये दूसरा सबसे ऊंचा दक्षिण का पर्वत शिखर। इसके बाद ब्रह्मगिरी है, जहाँ से कावेरी नदी निकली थी। फिर उसके ऊपर महाबलेश्वर है, जहाँ से कृष्णा नदी निकली थी। फिर महाराष्ट्र के 3 हैं, आपको सतमाला बताया था, अजंता और हरिश्चंद्र। इसके ऊपर आपको बताया था सतपुड़ा, जिसका आगे विस्तार है महादेव महकाले। फिर विंध्या श्रेणी है, इसको कैमूर है, इसका आगे विस्तार है। फिर इसके ऊपर आपका अरावली श्रेणी है, जिसमें अरावली श्रेणी पर ही इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है, गुरु शिखर। ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक जाता है। और इसी में आपको फिर बताया था आपको कि अरावली और विंध्या श्रेणी के मध्य में मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार अवस्थित है। यहाँ पर आप छोटा नागपुर का पठार देख रहे हैं, ये पर राजमहल पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसके बाद में आपको मैंने बताया कि छोटा नागपुर के बाद में दंडकारण्य है, फिर तेलंगाना का पठार है, फिर दक्षिण भारत का पठार, फिर कर्नाटक का पठार है। एक और चीज़ें बता दें कि असम में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनके कुछ नाम हैं, रेगमा, मिकिर, बराइल। रेगमा, मिकिर, बराइल ये किसकी है, असम की और मेघालय की है। गारो खासी जयंतिया, ये पर्वत ट्रायंगल शेप बनाती है, गारो खासी जयंतिया। यहीं पर इन्हीं के नाम से 3 जनजातियां गारो खासी जयंतिया भी रहती हैं। ये ट्रायंगल शेप बनाती है, तो जब मानसून आता है तो सबसे ये मानसून को रोक लेती हैं अपने क्षेत्र में और खूब बारिश कराती हैं। और यहाँ पर क्षेत्रीय डेली बारिश होती है, इसीलिए मेघालय में मासी नामो चेरापूंजी है, जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। विश्व की बात की जाए तो सर्वाधिक बारिश यहीं पर होती है। इसके बारे में हमने ये छोटा छोटा देख लिया। तो प्रयास किया था आपको समझाने का। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगले सेशन में हम ये जो पढ़ा चुके हैं, अब हम